बजे पुणे के इस बेकरी में एक जोरदार धमाका हुआ। स्थानीय पुलिस यहां पहुंच चुकी है। अभी तक किसी ने इस धमाके का दावा नहीं किया है। विस्फोट में RDX का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। डर, कहर, आतंक अगर जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो जिंदगी अपना वजूद ही खो बैठे। इस वक्त ये दुनिया आतंकवाद के भयानक प्रकोप से गुजर रही है और इस प्रकोप की सबसे बड़ी और दुखद कीमत चुकानी पड़ रही है लाखों बदकिस्मत मासूम इंसानों को। ये आतंकवाद किसी का धर्म, जाति या नाम नहीं पूछता। ये तो बस मौत का कहर बनकर मासूमों पर टूट पड़ता है और इसके निशाने पर होते हैं सार्वजनिक, सरकारी और संवेदनशील ठिकाने, जिनके नुकसान का सीधा असर सरकार और जनता पर पड़ता है। आम लोगों की बलि चढ़ाते हैं। नफरत और बदले की आग में जलते इन आतंकियों की नजर में इनका यह कृत्य बिल्कुल जायज और अबव क्रिटिसिज्म है। साल 2007 और 2008 आतंकवाद के नजरिए से बहुत ही भयानक रहे थे। एक के बाद एक शहर आतंकवाद की घिनौनी साजिश का शिकार हो रहे थे। फिर कुछ दिन सब कुछ शांत रहा कि अचानक सन्नाटे को भेदता एक धमाका रूह को फिर कपा गया। तकरीबन 11:40 पर हुए इस बम धमाके में हताहत हुए लोगों की सूचना अभी तक नहीं मिल पाई है। पड़ोसियों के कहने के मुताबिक इस घर में महाराष्ट्र रोडवेज का एक कंडक्टर अपनी फैमिली के साथ रहता था। यहाँ पे लोकल पुलिस पहुँच चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट स्पेशल टास्क यूनिट पहुँचने की खबर यहाँ पे बताई जा रही है। धमाका इतनी जोर का था कि यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी गई थी। ये काम किसी टेररिस्ट का भी हो सकता है, इसीलिए दिल्ली से नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को भी इस तहकीकात में शामिल करने की बात बताई जा रही है। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं रिपोर्टर प्रिया फ्रॉम तलेगांव। आई थिंक सुदर्शन, तलेगांव के इस घर में बम फैब्रिकेट किया जा रहा था और हो सकता है उसी दौरान बम विस्फोट हुआ। इट्स क्वाइट पॉसिबल इट कुड बी अ टेररिस्ट हाइडआउट। जो परिवार वहाँ रह रहा था उसका कोई मेंबर टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल हो। 2 महीने पहले तलेगांव से 2 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे, जिनके तार 23 मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन वो लोकेलिटी अलग थी सर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सुदर्शन, आतंकवादी तो अपनी लोकेशन बदलते रहते हैं। अब ये ब्लास्ट इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इस घटना के भी तार उस घटना से जुड़े हुए हों। वैसे कोई क्लेम करने के लिए अब तक सामने आया? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। वैसे NCIB की एक टीम तलेगांव के लिए अभी निकल रही है। वेरी गुड। महाराष्ट्र स्पेशल टास्क यूनिट भी वहाँ पहुँच रही है और वो लोग वहाँ पर लोकली कोऑर्डिनेट कर लेंगे। सर, प्रदीप सुरोही, NCIB दिल्ली। हेलो, ज्ञान, ACP ज्ञान थॉमस, महाराष्ट्र STU। हमें आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल गई है। पड़ोसियों का कहना है कि यहाँ कोई महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेशन का बस कंडक्टर दर्शन दवे रहता था। शायद उनकी फैमिली का कोई मेंबर इस टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल रहा होगा और वो लोग यहाँ बम बना रहे थे और शायद एक्सीडेंटली बम फट गया। बाय द वे, वो लोग इस घर में कब से रह रहे थे? सर, वो बस कंडक्टर दर्शन दवे पिछले 4 साल से रह रहा था। नाम वगैरह भी फर्जी हो सकते हैं तुला। 3 महीने पहले इसी शहर से 2 आतंकवादी पकड़े गए थे। उन मामलों में भी उनके नाम और पेशे फर्जी थे। कितने आदमी थे? कुल 4 थे सर, उनमें से एक बच्चा भी था। एनी डेथ? नो सर, 2 अब तक बेहोश है, बोलने की हालत में नहीं सर। सबको जिला अस्पताल में भर्ती किया है सर। ये एक घरेलू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था। कुछ प्लास्टिक के टुकड़े मिले हैं और एक मामूली सर्किट बोर्ड। लेबोरेटरी वजह से RDX? नहीं सर, ये कुछ और ही है। धमाका जोर का था, लेकिन इम्पैक्ट काफी कंट्रोल था। आई एम श्योर वो लोग यहाँ बम बना रहे थे और एक्सीडेंटली बम फट गया। मे बी यू आर राइट सर।
एसीपी ज्ञान, कैसे हैं ये लोग? बोलने की हालत तो किसी की भी नहीं है और 2 लोग तो बिल्कुल अनकॉन्शियस हैं। इनमें से किसी की जान को कोई खतरा तो नहीं? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ज़्यादातर बर्न इंजरीज हैं। तुलाराम सर। हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे में एक यूनिट लगवाओ। ओके सर। एंट्री एग्जिट दोनों पर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री करवाओ। यस सर। डॉक्टर, इन लोग के होश में आते ही आप हमें खबर कीजिएगा। लेबोरेटरी रिपोर्ट के मुताबिक ये कोई क्रूड डिवाइस था। प्लास्टिक के टुकड़ों को फर्दर टेस्टिंग के लिए दिल्ली भेजा सर। हो सकता है ये आतंकवादी गिरोह का कोई ड्राई ट्रायल हो आलम। आई मीन एक ट्रायल। यानी कि एक बड़े धमाके से पहले एक छोटा धमाका। हाँ सर, लेकिन सर ये कोई टिपिकल आतंकी बॉम्ब नहीं है। एक डेटोनेटर, एक प्लास्टिक का डिब्बा और कुछ प्लास्टिक के पीसेस जो कि शायद उस पर पैकिंग रही होगी। सर उन पीसेस की जांच चल रही है। बॉम्ब का मकसद मारना नहीं, कुछ और होगा। वैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर तरफ रेड अलर्ट तो जारी कर दिया है, लेकिन फिर भी हमें एहतियात बरतनी होगी। हमें हर छोटी से छोटी चीज़ पर बारीकी से नज़र रखनी है। महाराष्ट्र स्पेशल टास्क यूनिट और नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो राख के ढेर में इस चौंका देने वाले कांड के सबूत टटोल रहे थे। एक रेसिडेंशियल इलाके में बॉम्ब प्लांट किया गया था, पर यह एक सिर्फ ऊपरी सच था, क्योंकि एसटीयू के अपने पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से तलेगांव के इस घर में बॉम्ब लगाया नहीं, बनाया जा रहा था। इसी बीच प्रशासन ने चारों तरफ रेड अलर्ट घोषित कर दिया। पूरा देश खौफनाक खामोशी के माहौल में सहमा इंतजार कर रहा था, मानो तूफान के पहले की शांति। दूसरी तरफ एसटीयू और एनसीआई भी अपराधियों को पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर रही थी, क्योंकि उन्हें आतंकियों को अपने इस बड़े टारगेट को अंजाम देने से पहले पकड़ना जो था। सर, एमएसआरटीसी का कंडक्टर दर्शन दवे वो होश में आ गया। बाकी उसकी माँ और बच्चा अभी तक के बेहोश है सर। ओके। पेशेंट अब भी गहरे ट्रोमा में है, इसलिए थोड़ा आराम से। वैसे डॉक्टर, इनकी कंडीशन कैसी है? अच्छी नहीं है, हम इन्हें मुंबई शिफ्ट करना चाहते हैं। ओके। मैसिव कॉर्नियल डैमेज है, शायद धमाका सीधा इनके चेहरे पर आया है। इन चारों की आंखों की पुतलियां 50 to 70% डैमेज हो चुकी हैं। ओह गॉड। इनके दोनों हाथों की चारों उंगलियां जा चुकी हैं। इनके लेफ्ट हैंड रिस्ट से काटना पड़ेगा। और बच्चा बहुत बुरी तरीके से जख्मी है। सर, दर्शन की माँ और बच्चा अभी भी आईसीयू में है। आप बात कर लीजिए, बट बी केयरफुल। ये पुलिस वाले तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। साहिब, आराम से, आराम से, आराम से। ये डॉक्टर साहब कुछ नहीं बताते। मेरा बेटा अमित, मेरी भाई को माजी आई, सब ठीक तो है ना? वो सब ठीक है, उनका इलाज चल रहा है। अच्छा ये बताओ कि ये सब हुआ कैसे? हम लोग तो कोल्हापुर से गाड़ी लेके निकले थे। तू मला फोन करा। जाओ दे, जाओ दे। हाँ भाऊ, फोन रहेगा टिकट के लिए। दाखवा टिकट, दिखावा। हाँ बरोबर है। हाँ भाऊ, आपका टिकट कितने का है? हाँ बहनी, आपका टिकट 17 दीजिए। ठीक है। ओ तिकट तुमच्या घेतलं काय? ओ भाई, ओ भाऊ, मोठा भाऊ। ए भाऊ, मेरे उतरने का है। ओ भाऊ, इथे स्टॉपेज नहीं है। अरे पर मेरे को इधर उतरने का है। अरे बोला ना भाई, इधर स्टॉपेज नहीं है। 17 आएगा, उधर उतर जाने का। ए ड्राइवर, ए गाड़ी रुक। ओ यहाँ पे गाड़ी रुकता है, यहाँ स्टॉप नहीं है, गाड़ी रुकता नहीं यहाँ पे। ओ भाऊ, शांत रहा। अरे मेरे को उतरने का है पर। हाँ थाम ना, मैं है ना इधर। अरे पर मेरे को उतरने का है यार। अरे रुकवा रहा ना, गिरेगा क्या? ए भाऊ, पुरिंदर, गाड़ी लगा साइड पे। ए चिल्लाने का, इधर स्टॉपेज नहीं है भाई। चल।
ओ भाऊ, खोपड़ी अंदर रखना, नहीं तो खोपड़ी का भेजा फ्राई हो जाएगा। अपने को सारे लोग ऐसे मिलते हैं यार। चल जाओ दे। चलो चलो चलो। ये किसका रह गया? अरे यार, 9 बजे से पहले बंद कर गया। अरे दर्शन, तू आ जा रही हो? ये गाड़ी में बैग मिला था, यही जमा कराने आया था, लेकिन आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना यार, जल्दी चला गया। लेकिन अब ये बैग। टेंशन मत लेना, सुबह आके जमा करा देना। सुबह? हाँ, अभी घर जा। आज इतना लेट? वो ये कोई बस्ता बस में छोड़ गया था, माल खाने गया तो वो भी बंद हो गया था। सुबह लौटा दूंगा। चलो मैं खाना लगाती हूँ। अमित किधर है? वो अभी सोया, तुम्हारा वेट किया और फिर सो गया। चलो मैं खाना लगाती हूँ। अरे वो तू आई का कफ सिरप लाई क्या? हाँ, वो दवा पीकर ही सोई है। अच्छा। तुम खाओ। तूने खाया? हाँ। अरे लेना, मैं खिलाता हूँ, पकड़। नहीं, तुम खाओ। अरे कल रात को कितने बजे आया तू? आज 10 बज गया था। इतना देरी से क्यों? पापा ये क्या है? अरे बेटा, ये अपना नहीं है, किसी और का है। इधर हो दे, चल। पापा देख कर बताओ ना। अरे बोला ना बेटा, हमारा नहीं है, किसी और का है बेटा। अरे एक बार खोल के दिखा दो ना, तसल्ली हो जाएगी उसको। तू भी ना, बस इसी की हाँ में मिलाना। पापा ये क्या है? रेडियो। अरे रेडियो नहीं, ट्रांजिस्टर है, बगना ट्रांजिस्टर। चलता है क्या? चलता होगा ना। अरे बैटरी नहीं है, देख। बैटरी लगाओ ना पापा। अरे बैटरी देखने तो दे, होगी तो डालूंगा ना। ये देख। अरे ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? माँ, आई का बेटा है ना, मानेगा नहीं बगैर सुने। ये देख, मैंने अपना बैटरी लगा दिया, अभी चलेगा, देख। लगा। जल्दी चलो कर रहा हूँ बेटा, कर रहा हूँ, लग गया ना। मेरा परिवार। डॉक्टर साहब, इनसे कहिए ना, रोने का नहीं। मैं अभी ठीक है। सड़क और सार्वजनिक स्थान पर पड़ी किसी भी लावारिस वस्तु को हाथ ना लगाएं। पुलिस और प्रशासन के साधारण से संदेश की अवहेलना और परिणाम घातक। तलेगांव के उस घर में रहने वाला पूरा परिवार खुद गुनहगार नहीं था, अलबत्ता गुनाह का शिकार था। इस पूरी बात से एक हैरान कर देने वाला सवाल तो जरूर उठता है,
कि आतंकवादियों ने बस में एक एक्टिव बॉम्ब क्यों नहीं छोड़ दिया? क्यों एक ऐसा बॉम्ब रखा जिसमें बैटरी लगाने की गुंजाइश खुद विक्टिम के इरादे और सनक पर डिपेंड करता था? यानी अगर वो बैटरी लगाएगा तो बॉम्ब फटेगा, वरना नहीं। इस बात का जवाब या तो खुद आतंकी को मालूम था या फिर बहुत जल्द जांचकर्ताओं को मालूम होगा। आदमी जो बीच में उतरा था? सर मेरी ड्राइवर से बात हुई थी, उसका कहना है कि वो आदमी कराड़ के आसपास कहीं उतरा था। कराड़ जाकर इंक्वायरी करो, शायद कुछ खबर मिले। ओके सर। पता लगा उस दिन इस बस में कौन कौन सफर कर रहा था। सर कोल्हापुर एक टीम भेज दी गई है, शायद कुछ जानकारी मिले। ओके सर। सर 9:50 पर गाड़ी इधर से खुल गया। अभी तलेगांव इधर से 253 किलोमीटर है, तो गाड़ी कराड़ सतारा होते हुए तलेगांव पहुंचने में 4 घंटा लगता है। अच्छा ये बताइए, उस दिन 14 तारीख के दिन आपको कुछ संदिग्ध, कोई आदमी, कोई सामान या कोई ऐसी चीज़ जिस पर आपकी निगाह गई हो, ज़रा सोच के बताइए। नहीं सर, ऐसा तो उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, थैंक यू। ओके सर। तहकीकात कुछ अटक सी गई है तुला, इसलिए सोचा एक बार फिर से आकर इस घर में कुछ चेकिंग करे तो शायद कुछ मिल जाए। ये क्या है सर? कोई कागज है जो बम के इम्पैक्ट से दीवार पर चिपक गया था। रत्ना शांति, कोई रसीद मालूम पड़ती है, इस पर कोई सीरियल नंबर है, बड़ा नंबर। एटीएम रिसिप्ट होगी सर? नहीं, ये वैसा कागज नहीं है, ये कोई मोबाइल का सिम नंबर है, 16 डिजिट, पूरा नहीं है लेकिन मोबाइल का सिम नंबर ही है। रत्ना शांति, रत्नागिरी हो सकता है। रत्नागिरी सर? एक मिनट सर। ए जोशी, बोरकर को बुला कर ला। जी सर। सर ये बोरकर है, अपना कांस्टेबल, रत्नागिरी का रहने वाला है। ये रत्नागिरी में कोई शांति नाम की जगह है, मार्केट वगैरह? इलाका है सब शांति नगर। अच्छा, कोल्हापुर से अगर रत्नागिरी जाना हो तो कैसे जाएंगे? मतलब सबसे छोटा रास्ता? सीधा ही रास्ता है साहब, साहूवाड़ी से होकर। और अगर तलेगांव से? उधर से लंबा गिरेगा साहब। कई रास्ते हैं वहाँ जाने के, जैसे इस्लामपुर, कराड़, पर वहाँ से बस बदलनी पड़ती है साहब। कराड़? सर ये रिसिप्ट तो मेरा ही है और मोबाइल भी यहीं से परचेज की गई। किसने खरीदा? देखता हूँ सर। हाँ सर, भुवन मूल है। कोई एड्रेस, मोबाइल नंबर? हाँ है ना सर, 42/112 श्री राम नगर। चलो। जी, कौन है आप लोग? भुवन है? भुवन मुले? हाँ साहब, मैं भुवन मुले। हम महाराष्ट्र स्पेशल टास्क यूनिट से। क्या हुआ साहब? कुछ दिन पहले तुमने कोई मोबाइल खरीदा था? मोबाइल? हाँ, यहाँ शांति नगर से, बजरंग इलेक्ट्रॉनिक से। नहीं साहब, मेरे पास तो अपना मोबाइल है, 2 साल से बदला नहीं। रिसिप्ट पर तो तुम्हारा नाम लिखा हुआ है और पता भी यही का लिखा हुआ है, 7161209625। ये तुम्हारा ही नंबर है ना? हाँ साहब, 9625 तो मेरा ही है। क्या? पर तुमने ये मोबाइल कब खरीदा? मैंने कहा ना, मैंने कोई मोबाइल नहीं खरीदा। क्या हुआ साहब? पुलिस स्टेशन चलना होगा, बॉम्ब ब्लास्ट का मामला है, कुछ और पूछताछ होगी। लेकिन इन्होंने किया क्या है? टेंशन मत लीजिए, बस कुछ पूछताछ करनी है। हाँ तो जो पूछना है वो यहाँ पूछो ना, थाने ले जाने की क्या जरूरत है? देखिए अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? साहब मैंने बताया ना आपको साहब, मैंने कोई मोबाइल नहीं खरीदा साहब। वो बॉम्ब के बारे में भी मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। 14 जून को कहाँ गया था तू? ऑफिस का दिन था साहब, ऑफिस में ही था। आप चाहे तो मेरे साहब लोगों से पूछ लीजिए साहब।
ये तिलक रोड के बाजू में ही है मेरा दफ्तर सर गया था मैं इसके ऑफिस, 14 तारीख को ये ऑफिस में ही था। पुलिस रिकॉर्ड में भी इसके खिलाफ कुछ मिला नहीं, बस एक लोकल मारपीट का केस था और कुछ खास नहीं। वो बजरंग इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक आ रहा है सर। सलाम सर। नहीं था वो। नहीं साहब, ये वो नहीं है। ठीक से याद है? हाँ साहब, बिल्कुल याद है, ये वो नहीं है साहब। आर्टिस्ट को बुलवाकर उसका स्केच बनवाओ। आप जाओ इनके साथ। जी सर। इसको अंदर रखो अभी। दिल्ली से फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ गई है। हाँ सर, एनसीआईबी की एक रिपोर्ट भी अटैच्ड है। बॉम्ब मामूली था, आयरन प्लेट, बाकी प्लास्टिक के वो टुकड़े जो हमें तलेगांव के घर से मिले वो किसी ट्रांजिस्टर के थे। रिपोर्ट के मुताबिक जिसने भी ये बॉम्ब बनाया है उसने ट्रांजिस्टर के सर्किट के साथ इसके डेटोनेटर को जोड़ा है ताकि ट्रांजिस्टर ऑन होते ब्लास्ट हो जाए। ये कोई ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स का जानकार आदमी मालूम होता है। हिरवे, यहाँ कोई माइंस वगैरह है जहाँ पे ब्लास्ट वगैरह होते हो? नहीं सर, माइंस घाट के सब उस तरफ है, इधर नहीं। लेकिन ये डेटोनेटर जिससे इतना बड़ा धमाका होता है, ये लोकल माइंस में चट्टानों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ सर, यहाँ रत्नागिरी में मछुआरे लोग एक डेटोनेटर डिवाइस इस्तेमाल जरूर करते हैं। मछुआरे? हाँ सर, मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जब भी समुद्र में जाते हैं तो ये डेटोनेटर डिवाइस साथ में लेके जाते हैं। इन्हें समुद्र में जहाँ भी मछली ज़्यादा नजर आती है, ये पानी के नीचे एक छोटा सा एक्सप्लोजन करते हैं। कुछ आवाज़ से और कुछ बम के असर से सारी मछलियाँ मर जाती हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तुलाराम, ये अपराधी या गिरोह जो कोई भी है यही का है, इसी शहर का। मैं और हिरवे जरा मछुआरों से मिलकर आते हैं। एक और सुराग और इस कांड की उलझी गांठों में पड़ी एक और ढील। पर रत्नागिरी के समुद्र तट पर मछुआरों के हुजूम में एक डेटोनेटर सप्लायर को ढूंढना उतना ही मुश्किल था जितना कि आनंद सागर से मोती चुनना। लेकिन पुलिस के पक्ष में एक बात और थी, डेटोनेटर का आम लोगों के पास पाया जाना एक गैर कानूनी बात थी और उससे मछली मारना उतना ही बड़ा जुर्म। जाहिर है कि डेटोनेटर रखने वालों की संख्या मछुआरों की आबादी में कम ही थी, इसलिए जांचकर्ताओं की खोज का दायरा इन दो पैमानों की वजह से सीमित हो जाता है। अब जरूरत थी तो सही आदमी तक पहुंचने की। मछुआरों के हुजूम में गोता लगाती पुलिस सही आदमी के नजदीक पहुंच ही गई। क्या ना साहब, हम लोग को दिन दिन भर समंदर में बैठना पड़ता है साहब। कहाँ से लाते थे? साहब वो खाड़ी के पीछे खजाना है साहब, वहाँ इस्तेमाल होता है ना, वहाँ से मिल जाता है साहब, 200-400 रुपये में साहब। ये तुमसे कोई यहाँ से खरीद के लेके गया था? साहब मच्छर लोगों को तो मिल जाता है ना साहब, और फिर साहब ये तो इलीगल है ना। नहीं, कोई ऐसा आदमी जो मच्छी मार नहीं था वो लेकर गया क्या? नहीं साहब, ऐसा तो कोई आदमी मेरे पास नहीं आया था। लेकिन साहब एक मिनट, यहाँ का सब खबर दामोदर को मालूम है साहब। दामोदर, दामोदर इकडे बघ ना रे, लवकर साहब बुलाता है। साहब ये दामोदर। नमस्ते सर। दामोदर, कोई सुधीर लेके तो नहीं गया? बहुत लोग जाते हैं। अरे मेरा मतलब है कोई मछुआरा नहीं यार, कोई और कोई ऐसी कोई लेके गया? अरे साहब एक आदमी आया था, वो था ना साहब, उसको दीवार गिराने का था साहब, तो 2 पीस लेके गया साहब। उसने कुछ बताया कहाँ रहता है? सर ज़्यादा तो कुछ नहीं बताया साहब। हाँ लेकिन सर 1000 के 2 नोट दिए सर। सर ये देखिए, ये बजरंग इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक के हिसाब से बनाया हुआ आरोपी का स्केच। ये था। अरे भाऊ, हे भाऊ, हे थाम ना भाऊ। भाऊ मेरे को ये बताओ कि ये तुम लोग मच्छी कैसे पकड़ते हो? जाल से। वो तो पता है भाऊ, लेकिन किसी ने कहा कि कोई बॉम्ब वगैरह। कौन बोला? अरे जो भी बोला सच बोला ना। सच तो है, पर तुमको इससे क्या? भाऊ मेरे को तुमसे एक काम है। क्या काम है? भाऊ क्या है ना कि मेरे घर में पुरानी दीवार है और उसे गिराने का भाऊ, तो
गिराने का है तो इसे कहते हैं डेटोनेटर। इसे दीवार में लगाओगे, दीवार रेत हो जाएगी। और तुम्हारी भाषा में इसे क्या कहते हैं? हमारी भाषा में बोलते हैं साहब इसे सुतली। सुतली? और कितने की मिलेगी एक भाव? 700 रुपये का एक। भाऊ मेरे को 2 दे दो। ये लो। हमारे पास छुट्टा नहीं है भाई साहब। मैंने बोला देने को। रख। और हाँ भाऊ, थैंक यू। जाते समय मेरे को थैंक यू बोला सर वो। हाँ साहब, यही तो था साहब, सुतली लेने को आया था साहब। मैंने पूछा क्या करते हो आप, तो वो बोला बिजली मिस्त्री हूँ। बिजली मिस्त्री? लगता है इसी ने डेटोनेटर लेकर बॉम्ब असेंबल किया होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और अपने आतंकवादी गिरोह से कांटेक्ट करने के लिए उसने एक नया मोबाइल खरीदा, वो भी किसी और नाम से। हाँ, नाम बताएं। भुवन मुले। मुले। ये रही बात बॉम्ब प्लांट करने की, बॉम्ब रत्नागिरी में बना था। अगर उसे यहाँ प्लांट करते तो शक होता, इसलिए इधर छोड़कर उसे दूसरे रूट में प्लांट किया गया। हाँ सर, कोल्हापुर तलेगांव। सर, उसने दूसरे डेटोनेटर का क्या किया होगा? यह आतंकवादी किसी बड़े गिरोह का सदस्य हो सकता है, क्योंकि इसने मोबाइल अपने नाम से ना खरीदकर किसी दूसरे के नाम से लिया, ताकि किसी को शक ना हो। पर एक बात अजीब है सर। क्या? बॉम्ब बस में नहीं फटा, और कंडक्टर का कहना है कि ट्रांजिस्टर का चैम्बर एकदम खाली था और साथ में अलग से बैटरी रखी। हाँ सर, फिर उसके बाद दोनों बैटरी उसने घर में लगाई और बम ब्लास्ट हो गया। यानी कि बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए इतना लंबा रूट क्यों लिया? बस में भी ट्रिगर कर सकता था। यस सर, मैं भी यही सोच रहा हूँ। इस केस में कुछ और भी है। जिसने ये मोबाइल खरीदा वो फर्जी नाम दे सकता था, लेकिन उसने भुवन का नाम दिया, सही मोबाइल नंबर और सही पते के साथ। यानी वो भुवन को जानता था, मतलब भुवन का इसके साथ कोई लिंक है। चलो हेडक्वार्टर चलो। सर बाय द वे हिरवे, ये जो डेटोनेटर खुलेआम मछुआरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये इलीगल है। सिटी एसपी से बात करके इसको बंद करवाओ, कहीं कल और ब्लास्ट ना हो घरों में। सर, महाराष्ट्र एसटीयू एसीपी ज्ञान थॉमस की पैनी सोच रंग लाई। तलेगांव से रत्नागिरी और अब मछुआरों के बीच अनजान अपराधी पहचान लिया गया। लेकिन यहाँ पुलिस को एक बात और कंफ्यूज कर रही थी। क्या वो आरोपी अकेला था या वो किसी और आदमी के साथ मिलकर ऑपरेट कर रहा था? बॉम्ब बनाने वाले इस इंसान का एक सूत्र भुवन मुले तक जाता था। तो क्या ये आतंकी भुवन के नाम का इस्तेमाल कर रहा था या वो दोनों ही इस वारदात में शामिल थे? इसको जानते हो? साहब ये तो प्रकाश पाओगे है साहब, मेरा पड़ोसी। पेशे से बिजली मिस्त्री है? हाँ साहब, उसका दुकान भी है। पर आपको कैसे पता साहब? वो छोड़, ये बता आदमी कैसा है? एकदम सिरफिरा आदमी है साहब। मेरे को बहुत परेशान किया है साहब इस आदमी ने। पहले तो मुझको ड्रग्स के चक्कर में फंसाया साहब, और फिर मेरी बीवी को भी बहकाया है साहब। मैं क्या बताऊं साहब, मेरे को तो बोलने में भी शर्म आता है। पर मेरा औरत और इस आदमी के बीच में कुछ तो लफड़ा है साहब। मैं जानता हूं साहब, मेरा बीवी वर्षा बहुत भोली है साहब, बहुत भोली। ये सब इस प्रकाश का किया हुआ है साहब, इसी ने उसको फंसाया है साहब। चलना चल, सब मालूम है मेरे को। मालूम है तेरे को? सब मालूम है मेरे को। तेरा नजर है ना इसके ऊपर। हाँ, सब मालूम है मेरे को। तू इसको घड़ी घड़ी मिस कॉल देता है ना, मालूम है मेरे को। मालूम है ना तेरे को कि तेरे से नहीं संभलेगी तो किसी के पास तो जाएगी नहीं। तू बोला था मुंह तोड़ने वाला, मैंने खुद इसको देखा बात करते हुए। मैं बोली थी इनको मत करो इससे बात, बोले खुद आती है मेरे पास बात करने। अरे तू सही बोलती रही बाबा, ये मेरे को यहाँ पे रोकती है और खुद बात करती है, और वो मेरे को फोन करती थी। पूछ नहीं इससे। मेरे सामने आया इसका मिस कॉल, मैंने देखा था इसका मिस कॉल। पर ये इसका औरत, ये तेरा पति ना इधर उधर जाकर के मुंह मारता फिरता है और तू इसका मुंह लेती है। और बाद में इसने मेरा कंप्लेंट करके मुझे फंसा दिया साहब। मैंने कुछ नहीं किया है साहब। चल साहब मैं चाय पी रहा था, ये आया और जूता चप्पल चलाने लगा साहब, और इसने मेरे औरत को भी मारा। सारी रात हवालात में रहेगा, जूता चप्पल सब भूल जाएगा। साहब वो अपना तहसील है ना, वो पंचायत का प्रेसिडेंट,
गिरधर मुले? हाँ, उसका भाई है, तभी इतनी अक्कड़ है। जाओ तुम। साहब, थैंक यू। तू मेरे को पहले क्यों नहीं बोला? उस कुत्ते प्रकाश की ऐसी गत बनाता ना मैं। बोलता क्या भाव, इज्जत की बात थी। ये तो तूने छुड़ा लिया, वरना इधर ही रहता रात भर। अरे छुड़ाता कैसे नहीं मैं तुझे? देख, प्रकाश एक नंबर का गुंडा है, सबको मालूम है ये बात। काम धाम तो वो कुछ करता नहीं है, इधर उधर दलाली खाता फिरता है साला। तुझे मालूम है, पिछले साल मेरे इलेक्शन में बूथ कैप्चरिंग की कोशिश भी वही किया था। हाँ भाई, ये तो है। एक बात और, बात तीखी है पर सच्ची है। तेरी औरत ने भी कुछ ढील दी है उसे, वरना ये उसके अकेले का काम नहीं है। मेरे आदमियों ने देखा है, मिलती है वो उससे। पर भाई, उसने फंसाया उसको। अपनी बीवी पे थोड़ा सा कंट्रोल कर, समझा? अभी तो ये बात पब्लिक में आई है, कल पेपर में छपेगी तो एक काम कर। क्या? अपनी औरत से बोलकर उस पर मॉलेस्टेशन का चार्ज लगा। प्रकाश पे? हाँ। पर भाई, कर, सेट कर उसको। बताओ। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू अंदर जा। देख, मेरा मुंह मत खुलवा तू। मेरे को मालूम है उसने तेरे को बहकाया है, लेकिन तू भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है, समझी तू? अच्छा, क्या किया है मैंने? क्या किया है? वो उधर मंगलवार को दुकान पे खड़े होकर के क्या बात कर रही थी तू उससे? हाँ? और वो परसों अंदर वाले कमरे में रात में किससे बात कर रही थी तू? वो मैं ज्योति से बात कर रही थी। लगाऊं फोन ज्योति को? लगाऊं फोन? क्यों फोन लगाएगा तू ज्योति को? हाँ, तू चाहता क्या आखिर? देख, तू अभी के अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलेगी और उसके ऊपर तू छेड़खानी का और अटेम्प्ट टू रेप का केस लगाएगी, समझी? हमारी इज्जत क्या रह जाएगी फिर? अभी बहुत रह गई है हमारी इज्जत, है? चल चल चुपचाप। कुछ तो शर्म करो। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? ये जो प्रकाश है ना, भुवन मुले की औरत को छेड़ता था, केस कर दिया है इस पे। आ रहा हूं मैं। कलेजे को ठंडक पड़ गई तेरे, लाश उठेगी तेरी इस मोहल्ले से। बहुत ही खराब आदमी है साहब, बहुत लोगों से लफड़ा है उसका, खूब उल्टा सीधा काम करता है साहब। किसी गैंग से कोई लिंक है? होगा ही साहब। इस समय दुकान पे मिलेगा? हाँ साहब, मैं जानता हूँ उसका दुकान। चलो। प्रकाश कहाँ है? अबे दुकान का मालिक प्रकाश कहाँ है? साहब वो तो सुबह से ही नहीं आया। चलो। बॉस, पुलिस आई थी, तुम्हें पूछ रही थी। वो साथ में वो भी था, मुले, भुवन मुले। हाँ, ठीक है बॉस, ओके। सर, कोई खबर? नहीं सर, कोई खबर नहीं। उसके हर ठिकाने को चेक किया, लेकिन कहीं नहीं है। लगता है शहर छोड़कर चला गया सर वो। नहीं, यही है, लेकिन अंडरग्राउंड। बिल में आग लगानी होगी। दिल में सर? बिल में? एक ही बात है, दिल हो या बिल, आग तो लगानी पड़ेगी। जी सर। समझो मेरी बात, अगर ये आदमी प्रकाश पकड़ा नहीं गया तो तुम्हारे पति को जेल हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि बॉम्ब के पास जो पर्ची मिली है उस पर तुम्हारे पति का मोबाइल नंबर मिला है। देखो, अपराधी का साथ देने के जुर्म में तुम्हें भी जेल होगी। फिर क्या होगा? कौन पालेगा तुम्हारी बेटी को? नहीं साहब, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। ज्यादा कुछ नहीं करना। फोन लगाओ प्रकाश को, उससे कहो कि वो आकर तुम्हें फिशर जेट्टी में मिले। साहब, अगर वो नहीं आया तो? आएगा, फोन लगाओ। ठीक है।
मालूम था तू फोन करेगी जरूर। तू टेंशन मत ले, मेरे को मालूम तूने मुझे जेल नहीं भेजा, वो तेरा पति है ना, पर मैंने उसे उसकी सजा दे दी है। सजा तो बेटा तुम्हें हम दिलाएंगे। मेरे को फंसाना था साहब। किसको? वो भुवन को फंसाना था साहब। बहुत लड़ाई थी, बहुत झगड़े थे साहब, बहुत। वो मेरा जमीन ले लिया वो लोग, वो उसका भाई, वो पंचायती प्रेसिडेंट, वो गिरधर, पांच दिन शपथ खाया साहब, पूरा फैमिली को बर्बाद कर दिया। तो तूने फंसाया उसको? हाँ सर, मेरे को बस उस फैमिली को बर्बाद करने का था। बहुत जलील किया मेरे को सर, बहुत जलील किया। सारी पब्लिक के सामने पुलिस मेरे को हथकड़ी लगा कर ले गई, जेल से छूटा और तय कर लिया। बस अरे अन्ना तुम कैसे हो? खोपड़े का तेल डाल इसमें, सूख गया क्या? जेल से आने के बाद आदमी कैसा होता है? बॉस ये अच्छा नहीं हुआ। वो भुवन पब्लिक में इज्जत उछाला उसने मेरा, वो गया वो। पर बॉस वो उसकी औरत, उसको तो मैं। उसका क्या, उसका कोई दोष नहीं रहा। अरे उसके साथ तो अपनी सेटिंग थी। ये भुवन ने प्रेशर डाला तो वो अपने खिलाफ गई थी, वरना 2 साल लगाया मैंने उसे पटाने में। बर्बाद करके छोड़ूंगा, पूरी फैमिली को बर्बाद करके छोड़ूंगा। क्या रे, क्या चल रहा है? थिएटर चल रहा है यहाँ? हाँ? लाशवा किधर किधर? आज दोपहर करीब 2:30 बजे पुणे के इस बेकरी में एक जोरदार धमाका हुआ। स्थानीय पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है। अभी तक किसी ने इस धमाके का दावा नहीं किया है। विस्फोट में RDX का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। साहब वो बॉम्ब का आइडिया टीवी देख कर आया साहब। फिर क्या था, मैं मछुआरों से जाकर के वो डेटोनेटर लाया और बॉम्ब बनाया। एक को मैंने ट्रांजिस्टर में फिट किया साहब, और दूसरा डेटोनेटर मैंने टेस्ट किया। फिर वो भुवन के नाम से वो फोन खरीदा और बस में लगाया, और थैले में उसके नाम का रसीद भी डाला। ये सब उसको फंसाने के लिए सर। हाँ साहब, वो बम फटने के बाद मैंने पार्टी की। तकरीबन 11:40 पर यहाँ हुए बम धमाके में हताहत हुए लोगों की सूचना नहीं मिल पा रही है, लेकिन पड़ोसियों के कहने के मुताबिक यहाँ पर महाराष्ट्र रोडवेज का एक कंडक्टर अपनी फैमिली के साथ रहता था। लोकल पुलिस यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट के स्पेशल टास्क यूनिट के यहाँ आने की खबर बताई जा रही है। ये धमाका इतनी जोर का था कि उसकी आवाज यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। ये काम किसी टेररिस्ट का भी हो सकता है, इसीलिए दिल्ली से नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को भी तीर एकदम निशाने पे लगा है भुवन भाई। पुलिस आ रही तेरे को लेने? हाँ, सारी जिंदगी अब जेल में सड़ेगा तू। चीयर्स। जेल में वो लोग नहीं, तू सड़ेगा तू। उस कंडक्टर की फैमिली को लाकर दिखाऊंगा तुझे, देखना। बदला लेने के लिए तूने उन लोगों की जिंदगी किस तरह से बर्बाद कर दी है। उन लोगों के बीच में एक 4 साल का मासूम बच्चा 60% जल चुका है, आंखें चली गई उसकी। तुम्हारे जैसे लोगों को तो फांसी होगी, फांसी। नफरत एक मानसिक रोग है और उससे निकलता इंतकाम एक वहशी मानसिकता।
तलेगांव केस का मामला इस वक्त वहां के सेशन कोर्ट में चल रहा है। सरकार ने आरोपी प्रकाश पावगी के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की है। मगर सोचने वाली बात यह है कि कानून की कौन सी सजा या मुआवजा दर्शन दवे के परिवार को सामान्य जिंदगी लौटा के दे सकता है। तलेगांव केस में सबसे चौंका देने वाली बात है मोटिव एंड मेथड। आपसी रंजिश का बदला लेने के लिए आतंकवाद का सहारा लिया गया। भुवन से बदला लेने के लिए, उसे जेल की सलाखों के पीछे देखने के लिए आरोपी प्रकाश ने इतने बड़े कांड की प्लानिंग कर डाली। उसने एक बार यह भी नहीं सोचा कि इस चक्कर में कुछ मासूम भी बलि चढ़ जाएंगे। प्रकाश आतंकवादी नहीं था, लेकिन किसी आतंकवादी से कम भी नहीं। मासूमों की जिंदगी का मोल उसके लिए भी सिफर ही था। यह अपने आप में एक अनूठी वारदात है और उम्मीद है कि यह इकलौती ही रहेगी। मिलते हैं शैतान के अगले एपिसोड में, जहां नफरत और इंतकाम हद से गुजर जाता है और इंसान के अंदर का शैतान जाग उठता है।